Good morning students, good morning. Today we discuss the second chapter of 8th class, Trade to Territory. Trade to Territory बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही प्यारा लेसन है। इस लेसन में आपको नॉलेज होने वाली है कि किस तरह से यूरोपियन कंपनीज इंडिया में एडजस्ट हो जाती हैं और किस तरह से वो लेटर मुगल्स को पीछे छोड़ देते हैं, उनको काउंटर कर लेते हैं और लास्ट मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद किस तरह से वो इंडिया को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस कहानी में आपको वो सारी चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को कंट्रोल किया, किस तरह से उन्होंने जो उधर मैसूर के जो किंग थे टीपू सुल्तान उनको कंट्रोल किया, किस तरह से उन्होंने बारी बारी एक एक करके सारे राज्य हड़प कर लिए, किस तरह से उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई जो 1848 से लेकर आखिर तक चलती रही, जिसकी वजह से 1857 की वॉर भी हुई थी। एक बहुत ही क्रूवल कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी एक साजिश रची इंडिया में कि जिन लोगों के रियल सक्सेसर नहीं होते हम उनका राज्य हड़प कर जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसा ब्रिटिश जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उसने सारे राज्य हड़प कर लिए। ठीक है, एक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करेंगे जिसने प्लासी की वॉर करके सिराजुद्दौला को हराया और किस तरह से वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, हम एक उसकी भी बात करेंगे जिन्होंने टीपू सुल्तान को हराया और उसके फादर जो हैदर अली को भी हराया, एक एक करके उन्होंने एंग्लो मैसूर वार लड़ी, उसकी बात भी करेंगे। हम एंग्लो मराठा वार की भी बात करेंगे और उसके बीच में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी इंडिया में लगा था 1773 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये लेसन आपको बताएगा कि इंडिया में 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ। जिस बच्चे ने ये अच्छे से समझ लिया कि भाई 1857 की क्रांति के क्या रीजन रहे हैं, तो वो इस चीज को क्लियरली समझ जाएगा। ओके, तो लेसन का नाम है क्लास 8th का जो ये टॉपिक है, और इसको जो है हिस्ट्री से हमने ये टॉपिक लिया है, हिस्ट्री। ओके, और लेसन का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी। अब ये टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में ट्रेड का मतलब तो व्यापार होता है और टेरिटरी का मतलब शासन करना, किसी एरिया को कब्जा कर लेना, जबरदस्ती कर लेना या उसको किसी तरह से उसको कंट्रोल कर लेना और धीरे धीरे उसके ऊपर अपना फायदा उठाना, वहां से अपना क्या करेंगे, फिर वो फायदा उठाना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस तरह से इसका नाम, लेसन का नाम इसीलिए ये पड़ा है ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, तो देखिए ट्रेड टू टेरिटरी। और अब ये सब कैसे शुरू हुआ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी सी मैं नॉलेज, लिटिल बिट नॉलेज दे देता हूं क्योंकि आपके बुक में इसका ज्यादा डिटेल नहीं है। और जैसे कि मैं ये कहूंगी, सबसे पहले यूरोप के लोग जो थे, यूरोप के लोग जो कि वेस्ट में रहते थे, यूरोप वेस्ट में होता है, तो यूरोप के लोग जब ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। ठीक है, इंडिया में आए। अब इंडिया क्या है, ईस्ट कंट्री है। इंडिया क्या है, ईस्ट कंट्री है और ये एशिया में होता है, ये एशिया में है। ओके, वैसे तो एशिया के साउथ में पड़ता है ये, लेकिन ये अगर मैप की डायरेक्शन वाइज चले तो ये ईस्ट में पड़ता है। तो अगर यूरोप के बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट और ट्रेडर, अगर यूरोप के बहुत सारे मर्चेंट और ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर अगर इधर आते हैं तो वो कंपनी कहलाते हैं, कंपनी। ठीक है, वो कंपनी कहलाते हैं। ओके, कंपनी कहलाते हैं। उनकी जो ग्रुप होगा मर्चेंट का और ट्रेडर का जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ट्रेडर। उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे, जो उनका ग्रुप बन जाएगा। ओके, एक बात। और ये कंपनी ट्रेड करने के लिए कहाँ आई हुई थी, ये कंपनी आई हुई थी इंडिया में, ईस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर हम इसको सीधा करें तो ये बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। ओके, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। अब अगर वो यूरोप के लोग इंग्लैंड से आए हैं, अगर वो इंग्लैंड से आए हैं तो नाम पड़ेगा इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके,
ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर वो पोर्तुगीज कंट्री से आए हैं, पोर्तुगीज, ठीक है, अगर वो पोर्तुगीज कंट्री से आए हैं तो फिर उनका नाम पड़ेगा पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मैं इनका सीक्वेंस उसी हिसाब से लिख रहा हूं जिस तरीके से आए हैं इंडिया में, जिस तरीके से आए। जैसे पोर्तुगीज सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया में आया था और वो 1498 में आया था। 1498 में फिर उन्होंने बारी बारी अपनी फैक्ट्रियां 1502 के बाद लगा दी थी। यहाँ पे 1502 के बाद लगातार अपनी फैक्ट्रियां उन्होंने स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद में इंग्लिशमैन आए। इंग्लिशमैन लगभग 1600 के लगभग पहुंच चुके थे। 1600 के लगभग वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ गए थे। जॉन मिल्टन हॉल, ध्यान रखना ये नाम, जॉन मिल्टन हॉल वो आदमी था जो क्वीन एलिजाबेथ से एक फरमान लिखवाता है कि क्वीन एलिजाबेथ से फरमान लिखवाया जाता है कि हम ट्रेड करने के लिए उधर जा रहे हैं। और फिर वो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड करने के लिए आ जाती है। ठीक है, नाम क्या था? जॉन मिल्टन हॉल। क्या नाम था उसका? जॉन मिल्टन हॉल, मिल्टन हॉल ये नाम था उसका, जॉन मिल्टन हॉल। ओके, और ये किससे फरमान लिखवाता है? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, इनसे वो फरमान लिखवाता है। ओके, इनसे फरमान वो लिखवाते हैं। ओके, क्या लिखवाया गया? फरमान। फरमान का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिखवाया और इन्होंने परमिशन दे दी कि भाई आप जाओ। रेड ड्रैगन, याद रखना, इनके जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। आपने कभी सुना नहीं होगा ये नाम, लेकिन ये मतलब एक लाल कलर का ड्रैगन कह सकते हो आप, ये जहाज लेकर जो यहाँ पर आए थे, रेड ड्रैगन। ठीक है, इस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन उसका नाम था। और ये यहाँ पर फिर ट्रेड करने लगे। उसके बाद में फिर एक और कंट्री यहाँ पर ट्रेड करने के लिए निकला जिसको हम कहेंगे हॉलैंड और पोलैंड के लोग। हॉलैंड, ठीक है। तो हॉलैंड के लोग जब आए तो वो थर्ड कंपनी क्या बनी? डच बने, डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको याद होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में कब आई थी? आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ध्यान होगा 1605 में लगभग। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1605 में आई थी। सबसे पहले 1605 में ये लोग यहाँ पर आए थे। ओके, 1605 में ये कब आए यहाँ पे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी कब आए? 1605 में। देखो सीरीज वाई आ रहा है, ये 1600 में आ गए, वो 1498 में, 1605 में आ गए, बारी बारी आते चले गए। ओके, और फिर उसके बाद में एक और आए, डेनिश। उसके बाद में कौन से? पोलैंड के नजदीक से कोई आया है जिसको क्या कहा गया? डेनिश। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में आई, कंपनी इंडिया में आई। ये कब आई? 1616 में, अप्रोक्सीमेट 1616 में ये लोग यहाँ पर आए। ओके, उसके बाद में एक और आए, फ्रेंच। ठीक है, फिर फ्रेंच कंपनी यहाँ पर आने लगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ये देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर आ गई। ये सारे के सारे लोग अपने अपने किंग से फरमान लिखवा के लाए थे। ठीक है, ओके, और ठीक है, तो ये सारे के सारे फरमान लेकर आए थे और ये कब आए? 1664 में आए। ओके, एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर एक कंपनी और आई थी, स्वीडिश। एक कंपनी और आई थी जिसका नाम मैं बता देता हूं, स्वीडिश कंपनी। वैसे ज्यादा ये फेमस नहीं हुई, और ये लगभग स्वीडिश कंपनी जो थी वो ये मान के चलो, स्वीडिश कंपनी जो थी वो बहुत पहले 1715 के लगभग वो आई थी, लगभग 1715 के लगभग वो आए थे, 1715 के लगभग। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, 1715 के लगभग वो आए थे। ठीक, हाँ देखो, एक ये रहा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश। ठीक है, ये भी यहाँ पर आए थे स्वीडन से। कहां से आए थे? स्वीडन से। कहां से आए थे? स्वीडन से। अब ये यहां पर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, 1715 के लगभग वो यहां पर आए। इस तरह से बारी बारी यहां पर ये एडजस्ट हो गए, ट्रेड करने लगे। अब यहां जो मुगल किंग थे
उनसे ये परमिशन लेते हैं बारी बारी। जैसे जहांगीर से परमिशन ली गई, जैसे कि उसके बाद में औरंगजेब आए, उनसे परमिशन ली गई, ऐसे बारी बारी बल्कि औरंगजेब ने तो फरमान लिखा था इनको कि भाई वो अच्छे से बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। इन्होंने अपने अलग अलग एरिया बनाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को टारगेट किया। जैसे कि मैं पोर्तुगीज की बात करूं तो गोवा में, और इधर जो गोवा के अलावा जो एरिया पड़ता है, जैसे गोवा के अलावा आपका जो पुलिकट एरिया है, एक इधर जो साउथ की तरफ कालीकट के नजदीक पड़ता है, तो ये बहुत सारे एरिया थे जहां पर ये धीरे धीरे सारे लोग एडजस्ट हो गए। और ये ट्रेड के लिए एक दूसरे से फाइट भी करते थे, ट्रेड करने के लिए एक दूसरे फाइट करते थे, गिल्ड बना लेते थे, ग्रुपिंग कर लेते थे, और किसी अपने लोगों को भी नहीं आने देते थे। ये चीजें ठीक है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पर बारी बारी आने लगे, उस समय यहाँ पर मुगल एम्पायर चल रहा था, मुगल एम्पायर चल रहा था। और मुगल एम्पायर में बहुत पावरफुल किंग भी रहे और बहुत कमजोर किंग भी रहे हैं, बहुत पावरफुल किंग भी रहे हैं, बहुत कमजोर किंग भी रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि लास्ट पावरफुल किंग जो रहा है वो औरंगजेब रहा था। औरंगजेब, क्या नाम था? औरंगजेब, औरंगजेब नाम था उसका। उसका शासन काल अगर हम बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक वो रहा है, 1658 से लेकर 1707 के बीच में। यहां उसकी डेथ हो जाती है, यहां 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो उसके जो सक्सेसर आए, उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए वो बहुत ही कमजोर रहे और वो अपना राजपाट नहीं संभाल पाए। मुगलों में सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब यहां पर नादिर शाह ने अटैक किया, 1739 में बहुत नुकसान किया। ये लास्ट पावरफुल मुगल था, लास्ट पावरफुल मुगल था, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और लास्ट पावरफुल मुगल रहा है। उसके बाद तो लगभग मुगलों की सत्ता ही खत्म हो गई थी, वो अब नहीं इतने पावरफुल थे। ओके, तो 1739 में फिर किसका अटैक हुआ? नादिर शाह। और नादिर शाह के अटैक के साथ ही दिल्ली सल्तनत लगभग तबाह हो गई थी। ये नादिर शाह ही था जो इंडिया से पीकॉक थॉर्न और कोहिनूर ले गया था। ये नादिर शाह ही था जो दिल्ली में बहुत भयंकर लूटपाट करके कोहिनूर यहां से ले गया था। फिर इन कंपनीज ने आपस में भी एक दूसरे से फाइट की और इनमें फाइनली जिन्होंने सबसे लंबा राजपाट किया वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लंबे टाइम तक राज किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने कैसे ये सब पॉसिबल किया, क्योंकि ट्रेडर के रूप में आए थे। जैसे मैं बता रहा हूं, ट्रेडर के रूप में आए थे, सारे लोग ट्रेडर के रूप में आए थे। अब इनमें से जो फाइनल जिन्होंने पूरे इंडिया को कवर किया वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे एडजस्ट किया। हम शुरुआत करते हैं बंगाल से, क्योंकि पहले ये सबसे बड़े ट्रेडर के रूप में बंगाल से ही सामने आए थे। और इनका दूसरा एरिया एक बॉम्बे भी था। बॉम्बे की बात कहूं तो बॉम्बे इनको 1661 में मिला था एज ए डोरी, दहेज के रूप में इनको मिला था। कब मिला था? 1661 में। कैसे मिला? अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे मिला ये, ठीक है। तो ये मिला पोर्तुगीज राजा की बहन से मैरिज करने की वजह से। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, ध्यान करें ये बात, ध्यान से सुने, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, उनकी मैरिज पोर्तुगीज राजा की सिस्टर कैथरीन मेरियता से हुई थी। और कैथरीन मेरियता से मैरिज करने की वजह से 1661 में उनको क्या मिला? बॉम्बे। क्या मिला 1661 में? बॉम्बे। उनको बॉम्बे एज ए डोरी मिल गया था। किनको मिला था? इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वालों को बॉम्बे एज ए डोरी, डोरी मतलब दहेज के रूप में मिल गया था। ओके, डोरी के रूप में मिल गया था। ओके, ये ध्यान रखना। तो बॉम्बे इनके पास आ गया था और भी बहुत सारे एरिया कवर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फिर ट्रिक खेलना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया कि ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब चीजें कैसे हैं। वो अदर कंपनीज से भी फाइट करेंगे, इंडिया के लोकल रूलर से भी फाइट करेंगे जो इंडिपेंडेंट हुए। न्यू, आपने 7th में पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम, आपने देखा होगा बुरहानुल मुल्क सादत खान के बारे में, जो कि साउथ में मुगल राजाओं की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आपने 7th में पढ़ा था कि जो ये मुर्शिद कुली खान थे, जो बंगाल के नवाब बनाकर भेजे गए थे। बंगाल के नवाब जो है कौन भेजे गए थे? मुर्शिद कुली खान। किसने भेजे थे? फर्रुख शैयार के टाइम में भेजे गए थे। फर्रुख शैयार कौन है? अब ये भी समझने की बात है कि फर्रुख शैयार कौन है। औरंगजेब के बाद जो राजा आया,
औरंगजेब के बाद जो राजा आया उसका नाम शाह आलम था, और शाह आलम के बाद जहांदार शाह था, और जहांदार शाह के बाद जो आया वो फर्रुख शैयार था। तो फर्रुख शैयार के टाइम में बंगाल में वो भेजा गया था। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं इस चीज को कि भाई इन लोगों ने ट्रेडर के रूप में तो थे ये, फिर बाद में ये टेरिटरी कैसे बना लेते हैं, टेरिटरी कैसे बन जाती है। ओके, तो अब देखिए टेरिटरी कैसे बनेगी, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके बेटा, अब देखिए, हाँ जी, ये कैसे करते हैं, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है। ठीक है, कुछ तो किया होगा इन्होंने, कुछ तो किया होगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने बंगाल को कंट्रोल करने के लिए तैयारियां की है, क्योंकि इनको पता लग गया था कि बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ओके, बंगाल एक क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये चीज इनको पता लग चुकी थी। जस्ट ए मिनट बेटा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, अब टारगेट बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश या फिर क्या कहेंगे हम, इंग्लिश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया बंगाल को, सबसे पहले टारगेट किया गया, टारगेट बंगाल, टारगेट बंगाल। ठीक है, ये देखो टारगेट बंगाल। ओके, अब बंगाल इंडिपेंडेंट एक एरिया बन चुका था, बंगाल एक इंडिपेंडेंट एरिया बन चुका था। ठीक है, बंगाल क्या बना था, इंडिपेंडेंट एरिया, इंडिपेंडेंट एरिया। ओके, ये इंडिपेंडेंट जो है एरिया जो बना वो किसके टाइम में बना, ये बना, ठीक है, नवाब, नवाब जिसका नाम था नवाब मुर्शिद अली खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, कुली खान। इसके टाइम में, क्योंकि ये पहले मुगल सूबेदार हुआ करता था, ये पहले मुगल सूबेदार हुआ करता था, क्या था ये, मुगल सूबेदार। ठीक है, और मुगल सूबेदार हुआ करता था, और ये जो वहां से टैक्स कलेक्ट किया करता था बंगाल से, कहां से टैक्स कलेक्ट करेगा ये, बंगाल से। ठीक है, ये बंगाल का नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बंगाल का नवाब बना। ओके, इसे मुगल सूबेदार बनाकर, नवाब बनाकर बंगाल में भेजा गया था। तो इसका मेन काम ये था कि पहले बंगाल में क्या करता था, ये बंगाल में क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता, रेवेन्यू कलेक्ट करता, और फिर उसके बाद किसको भेज देता, मुगल पावर को, यानी कि मुगल जो भी किंग होंगे उनको वो भेज देगा। ठीक है, ठीक है, वो भेज देगा। ओके, तो वो भेज देगा, इस तरह से वो बनाया गया था। लेकिन इसके बाद जो नया आया, न्यू नवाब, फिर जो नया नवाब आया, ठीक है, फिर जो नया नवाब आया उसका नाम था अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। देखो अलीवर्दी खान, ये जो अलीवर्दी खान था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइम में तो टैक्स दिया जाता था। ध्यान से सुनो एक बात कि जो मुर्शिद कुली खान है, इसके टाइम में तो मुगलों को टैक्स दिया जाता था। अब किसके टाइम में टैक्स नहीं पहुंचता मुगलों को, अलीवर्दी खान के टाइम में। अलीवर्दी खान ने टैक्स देना मना कर दिया कि हम मुगलों को टैक्स नहीं देंगे, और इसी वजह से 1727 से लेकर, ये रहा 1717 से लेकर 1717 से 1727 तक ये रहा लगभग, कौन सा, मुर्शिद कुली खान। और उसके बाद 1727 से लेकर और 1756 तक ये नया वाला नवाब यहां बना। उसका टाइमिंग क्या था, 1717 से 1727, अप्रोक्सीमेट 10 साल थे, अप्रोक्सीमेट 10 ईयर। ठीक है, उसके बाद में जो न्यू नवाब बना अलीवर्दी खान, वो 1727 से लगभग 1756 तक रहा। ओके, तो ये क्या करते हैं, अलीवर्दी खान मना कर देता है टैक्स देने से। ये कहता है कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे मुगलों को, हमारा एरिया इंडिपेंडेंट है, हमें मुगलों से कोई मतलब नहीं है, मुगल किंग से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे, इसी वजह से धीरे धीरे बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। तो बहुत पैसे कमाए इन्होंने, बहुत पैसे, बहुत अनाप शनाप पैसे कमाए इन्होंने, और बंगाल एक तरह से इंडिया का गोल्डन सिटी बन गया, स्वर्ण शहर बन गया। मतलब कि इतना पैसा जितना बंगाल के पास था किसी के पास नहीं था।
अब आ गया मुंह में लालच। बंगाल तो ब्रिटिशर्स को रसगुल्ले जैसे नजर आ रहा था कि यार इतने पैसे यहाँ पे, इतना बढ़िया ट्रेड, तो रसगुल्ला ये तो खा लेना चाहिए इसको, तो ये तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा है। क्योंकि जब से इन्होंने मुगलों को टैक्स देना, अली वर्दी खान के बारे में ध्यान रखना, इसने मना किया था कि हम मुगल किंग को टैक्स नहीं देंगे। और जब टैक्स सारा सोचो बंगाल में ही रुकेगा तो कितने पैसे होंगे इनके पास, और टाइम भी बहुत लंबा रहा इसका, तो लगभग ये मान के चलो कि 30 साल तक रूल करेगा, लगभग 30 ईयर का टाइमिंग रहा। तो 30 साल में तो सोचो मुगलों को टैक्स नहीं दे, कितना पैसे इकट्ठा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसीलिए जो है बंगाल को टारगेट किया गया। अब देखो मैंने जो वर्ड लिखा ना टारगेट, ये इसीलिए लिखा था ताकि आपको ये पता लग जाए कि ब्रिटिशर्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं। टारगेट के पीछे रीजन है भाई, ब्रिटिशर्स थे जो नहीं होते व्यापारी, ये बढ़िया टाइप के लोग थे, जेब भरना इनका काम था, बिना जेब भरे इनका काम नहीं चलता था। ये इंडिया में रूल करने के लिए नहीं आए थे, बस कमाने के लिए आए थे। जितना कमाया जा सके कमाओ, हमें अकबर बनने की जरूरत नहीं है, ये अकबर शाहजहां बनने के लिए नहीं आए। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि ब्रिटिश ने यहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हो, नया ताजमहल बना दिया हो, या जो काला ताजमहल बना दिया हो, येलो कलर का ताजमहल, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं कुछ भी, यहां से उठा के अपनी जेबें भरी हैं और इंग्लैंड को अमीर बनाया। हमारे पैसे, हमारे रिसोर्स उठा के इंग्लैंड ले गए, ठीक है। जिसका एग्जांपल मैं यह दिखाऊंगा आपको, इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके। अब देखिए उसके बाद में अली वर्दी खान की डेथ हो गई, एक बड़ी बात हो गई, अली वर्दी खान की डेथ हो गई। यहां पर 1756 में इसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? अली वर्दी खान की। और जैसे ही अली वर्दी खान की डेथ हुई, एक नया नवाब और बना, एक न्यू नवाब, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहले वाला था, ये सबसे पहले वाला नवाब था, ओके। ये स्टार लगा देता हूं, ये लो भाई स्टार, ये मैंने स्टार लगा दिया, पहले वाला नवाब हो गया, और ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। और ये आ गया थर्ड वाला, एक और न्यू नवाब आया है, ठीक है। एक और न्यू नवाब आया, और वो कौन है? ये थोड़ा सा सन की टाइप का था, ये जो आएगा ये सन की टाइप का था, पागल, सन की, मतलब कुछ भी कर देगा ये, मतलब कि जिसको हम कहेंगे हाफ मेंटल, पूरी तरह मेंटल तो नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा सा हाफ मेंटल टाइप का है। इसको पता ही नहीं होता कि मैं खुद क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा अजीब था। नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला, इसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। इसको कहेंगे नवाब सिराजुद्दौला, सिराजू, ठीक है, दुल्ला, सिराजुद्दौला। ये देखिए इसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला, जो मेंटल टाइप का था। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने राज दरबारियों को ही डांट देता था, ये अपने सीनियर जो भी थे, इनकी कोर्टीरियर थे, राज दरबारी थे, उनको भी डांट देता, भगा देता था वहां से। लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बस डरते बहुत थे इससे, ये बात सच है कि डरते बहुत थे। तो भाई जब ये आया तो इसने देखा कि ब्रिटिशर्स हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, वैसे तो ये मुगलों को तो टैक्स देते ही नहीं है, तो इसको लगा कि ब्रिटिशर्स हमें टैक्स देने चाहिए, और वो हमें परमिशन ले कि भाई किसी एरिया में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर वो गोडाउन बनाते हैं तो हमारी परमिशन ले, और वहां पर अगर गोडाउन के चारों तरफ वो फोर्टिफिकेशन करते हैं। भाई ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? अपना सामान बेचने के लिए बंगाल पोर्ट पे क्या करेगी? गोडाउन बनाएगी, गोडाउन, ठीक है, गोडाउन बनाएगी, ओके। गोडाउन को उस समय वेयर हाउस कहा करते थे, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा वर्ड है कि उनके गोडाउन को वेयर हाउस कहते थे। क्या कहते थे? वेयर हाउस। तो वो वेयर हाउस बनाया करते थे। अब वेयर हाउस में कई बार लूटपाट भी हो जाती थी, समझ रहे हो आप लोग? वेयर हाउस पे लूटपाट हो जाती, जैसे एक वेयर हाउस की बात कर रहा हूं मैं, क्या नाम है उसका? कासिम बाजार, उसका नाम क्या है? कासिम बाजार। अब ये अंग्रेजों का एक वेयर हाउस है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये क्या है? एक अंग्रेजों का गोडाउन है जहां से ये लोग ट्रेड करते हैं, कासिम बाजार का वेयर हाउस है ये। अब ये क्या करते हैं? कासिम बाजार पे जो है ट्रेड वगैरह करते हैं, यहां से पोर्ट का वगैरह भी सारा काम हो जाता है, सारा पोर्ट का भी और सारा काम है इनका। तो नवाब ने ये कहा कि कासिम बाजार से ब्रिटिशर्स हमें टैक्स क्यों नहीं देते? इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ब्रिटिशर्स हमें कासिम बाजार से टैक्स क्यों नहीं देते, उन्हें टैक्स देना चाहिए, ओके। एक बात। दूसरी बात, हमारी बिना परमिशन के इन्होंने कासिम बाजार में फोर्टिफिकेशन कैसे कर लिया? ठीक है, ओके। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है वहां से हमें, ओके, और फोर्टिफिकेशन भी किया,
और फोर्टिफिकेशन भी किया, मतलब कि किलेबंदी भी की। तो ये बात गलत है, इसीलिए नवाब की तरफ से इन दोनों इश्यूज को लेकर, ठीक है, ये क्या थे उसके इशू, किसके इशू थे, इश्यूज किसके इशू थे, ये नवाब की तरफ से। ये नवाब के दो इशू थे। देखो मैंने नवाब की तरफ इशारा किया कि नवाब के इशू है ये। नवाब सिराजदौला चाहता है कि फोर्टिफिकेशन रोक दी जाए, मेरी परमिशन के बगैर फोर्टिफिकेशन ना हो, किलेबंदी ना हो, समझ गए ना आप लोग, किलेबंदी ना हो। ओके, दूसरा, टैक्स हमें नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, ये बात गलत है, तो उनको टैक्स दिया जाना चाहिए। ओके, तो फिर उसने क्या किया, नवाब सिराजदौला ने फरमान भेजा, कंपनी को फरमान भेजा, क्या भेजा, नवाब ने सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या भेजा, नवाब को, सिराजुद्दौला ने क्या भेजा, नवाब ने क्या भेजा, फरमान टू कंपनी, फरमान कंपनी को भेजा और कंपनी ने उसको मना कर दिया। कंपनी ने उस फरमान को बिल्कुल भी केयर नहीं किया। ओके, कंपनी ने उस फरमान को कुछ नहीं समझा, नवाब का फरमान उनके लिए कुछ नहीं था। इस बात से नवाब को बहुत गुस्सा आया, इस बात से नवाब को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये तो उन्होंने गलत किया, और उसने 20 जून के दिन, याद रखना ये डेट, 20 जून 20 जून 1856, अच्छी तरह याद कर लेना। उसने क्या किया, 20 जून को, ठीक है, जब फरमान को रिजेक्ट किया कंपनी ने, फरमान क्या हो गया, रिजेक्ट, फरमान क्या हो गया, रिजेक्ट बाई कंपनी, उसका उसने फरमान भेजा कंपनी को, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर 20 जून को 1756 में उन्होंने क्या किया, 20 जून को कासिम बाजार पे अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया, नवाब सिराजदौला ने, कासिम बाजार अटैक कर दिया। और कासिम बाजार पे अटैक जो हुआ था वो अप्रोक्सीमेट 30,000 सोल्जर्स के साथ था, ठीक है, अटैक हुआ। ये अटैक जो हुआ था, अटैक, ये कितने, अटैक बाई नवाब, ठीक है, नवाब ने अटैक किया 30,000 सोल्जर्स, ठीक है, इनके साथ से उन्होंने कासिम बाजार पे अटैक किया। डेट क्या है, देखो डेट ये रही 20 जून, आराम से याद करें, 20 जून को 1756 में उन्होंने अटैक किया। ओके बच्चों, समझ आ रहा है, तो इस तरह से हुआ ये। ओके, और इस अटैक का रिजल्ट ये रहा कि नवाब के सैनिकों ने कासिम बाजार में जो तोड़फोड़ की है, जम के उनकी तोड़फोड़ की, वहां सारा सामान बिखेर दिया, चाय के बड़े बड़े जहाज थे वहां पर, सब तहस नहस कर दिए, सब फेंक दिए, उनके जो कागज वगैरह थे, क्योंकि वेयर हाउस में तो सारे रिकॉर्ड होते हैं, मैंने खुद कहा था कि कासिम बाजार ब्रिटिशर्स का एक वेयर हाउस है, तो वो सारे रिकॉर्ड जला दिए। ये सारे सैनिक गुस्से में थे, नवाब खुद गुस्से में था। वैसे मैंने कहा है शुरू में, वो पागल सन की है, वो कुछ भी कर देगा, और कर दिया, और उसने कुछ भी कर दिया, और उसने जो कुछ भी करना चाहिए था वो कुछ भी कर दिया। उसने कासिम बाजार पे अटैक कर दिया, 30,000 सोल्जर्स के साथ अटैक हुआ, और उसके बाद वहां से 146 सोल्जर्स को, ब्रिटिश सोल्जर को पकड़ लाया, 146 ब्रिटिश सोल्जर पकड़े गए, ठीक है, 146 ब्रिटिश ऑफिसर्स पकड़े गए, ऑफिसर्स कैप्चर्ड, क्या हुए, कैप्चर्ड हुए, कैप्चर्ड का मतलब वहां से पकड़े गए, उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। 146 पकड़े गए, काल कोठरी में बंद कर दिया उनको, बंगाल में लाके उन्होंने 146 को बंद कर दिया। और वो जगह, छोटी सी जगह, काल कोठरी समझते हो, तहखाना नीचे वाला, जिसकी छोटी सी जगह होती है और उसके अंदर वो बंद कर देते हैं, छोटा सा एक कमरा भी क्या, वो कमरे के नाम पे धब्बा, कमरा तो बहुत बड़ा होता है, वो तो कोठरी है, काल कोठरी, तो उसमें ना सनलाइट आती है, ना ठीक से रोशनी मिलती है, ना हवा आती है, सफोकेशन से मर गए भाई बहुत सारे सैनिक, ब्रिटिश सैनिकों को तड़पा के उसने सफोकेशन से मार दिया। कितने मर गए, कितनी डेथ हो गई, 146 में से 123 मर गए। कितने मर गए, 123, ठीक है, कितने मर गए, 123 डेथ हो गई, 123 की डेथ हो गई, ब्रिटिश 123 ब्रिटिश मारे गए, ठीक है, ओके, और जो थोड़े बहुत बचे वो 23 थे, 23 बच गए, ठीक है, ओके, जिनमें एक होलवेल नाम का आदमी था, जिसने इस पूरे इवेंट को,
था जिसने इस पूरे इवेंट को डिस्क्राइब किया। किस नाम से? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इस नाम से उसने इस चीज को डिस्क्राइब किया। आज भी हमारे इतिहास में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी होलवेल के नाम पे चलती है। आज भी हमारे इतिहास में ये होलवेल के नाम पे ट्रेजेडी चलती है, और यही रीजन था कि प्लासी की वार हुई। समझ रहे हो आप लोग? यही रीजन था। नवाब सिराजुद्दौला का जो एक अग्रेसिव बिहेवियर था, वही प्लासी की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण रहा। आप समझ गए होंगे कि सिराजुद्दौला को अब लेसन सिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन सीधा अटैक सही नहीं रहेगा। ब्रिटिशर्स ये दिमाग लगा रहे थे, और सीधा अटैक कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ट्रिक है अंदर, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। नवाब इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। नवाब की पावर के बारे में पता लगाओ कि इतना भयानक अटैक इसने कर कैसे दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ब्रिटिश सोल्जर्स को 146 को वो कालकोठरी में दम घोट के मार देता है। यार कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन फिलहाल वो गवर्नर नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर 1964 के बाद बना है, बक्सर के बाद। ये ध्यान रखना आप लोग, अपने माइंड में डाल लेना कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर 1764 के बाद ही बना है। 1764 के बाद, बक्सर की वार के बाद बना है। ओके, तो प्लासी की वार का रीजन समझ में आ गया कि क्या रीजन था। एक बार मैं फिर छोटी सी बात रिपीट कर देता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज से। मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टारगेट बंगाल को करती है। बंगाल एक इंडिपेंडेंट एरिया है जिसे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने बसाया है, उसी ने उसको इंडिपेंडेंट किया था। पहले वो मुगलों का सूबेदार हुआ करता था, देखो कोने में लिखा हुआ मैंने, मुगलों का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन उसके टाइम में तो मुगलों को टैक्स भी दिया जाता था, लेकिन उससे अगले वाला जो है अलीवर्दी खान, जिसका टाइमिंग 1727 से 1756 के बीच में रहा, वो मुगलों को टैक्स नहीं देता था। ओके, उसके बाद जो आया वो नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला कब आया? 1756 में आया। किसके डेथ के बाद आया? अलीवर्दी खान के टाइम। अलीवर्दी खान के टाइम में बंगाल गोल्डन सिटी के रूप में फेमस हो गया था, बहुत ही स्वर्ण शहर, मतलब जो कि रसगुल्ले गुलाब जामुन जैसा है, या फिर आप उसको काजू कतली भी कह सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोलो, चाहे मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजों के लिए तो बहुत अच्छी एक फ्रूट के जैसा था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है उसको प्रॉब्लम होती है ब्रिटिशर से। सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम क्या है कि वो ब्रिटिशर्स को वहां पे टैक्स के लिए बोलेगा, क्योंकि ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स नहीं देते ना, तो ठीक है, ये तो मुगल जो सूबेदार है उनको भी नहीं देते थे और नवाब को भी नहीं देते हैं, तो टैक्स देने के लिए कहा गया। और फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, कासिम बाजार जो उनका गोडाउन है या वेयर हाउस है, वहां पे वो जो है वेयर हाउस नहीं बनाएंगे, परमिशन लेंगे। अगर बनाएंगे तो परमिशन लेंगे, भाई बनाएंगे तो सिराजुद्दौला से परमिशन ले। ओके, दूसरी बात, फोर्टिफिकेशन हमारी मर्जी से होगा, ये सब इशू सिराजुद्दौला के थे। तो सिराजुद्दौला ने फरमान भेजा, ब्रिटिश कंपनी को फरमान भेजा कि भाई ठीक है, आप बनाना चाहो बनाओ, कोई दिक्कत, परमिशन तो लो कम से कम। अरे हम नवाब हैं, और नवाब को छोटी मोटी चीज थोड़ी ना होती है, नवाब बहुत बड़ी चीज होती है भाई। हमारी रिस्पेक्ट करो, कुछ तो हमारी बात मानो, कुछ तो हमारी जो इज्जत करो, थोड़ा मान सम्मान करो। फरमान भेजा सिराजुद्दौला ने, लेकिन कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको देखा ही नहीं। अब ये तो बड़ी गुस्से की बात है, बेइज्जती कर दी नवाब की। नवाब गुस्से में था कि यार हमारी तो बात सुनी नहीं उन्होंने, तो ये तो यही आगे राजा हो गए। सिराजुद्दौला सोच रहे थे कंपनी आगे मुगल का किंग बन गए, ये कोई मतलब हुआ? तो उन्होंने उनको लेसन सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कासिम बाजार पे 20 जून पे अटैक कर दिया। कासिम बाजार क्या है? कंपनी का वेयर हाउस है। अटैक कर दिया 20 जून को कासिम बाजार अटैक, और उसमें 30,000 सैनिकों के साथ अटैक हुआ। ये देखो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, 30,000 सोल्जर्स के साथ अटैक हुआ, और उस अटैक में पूरा कासिम बाजार तहस नहस कर दिया गया, पूरा कासिम बाजार तहस नहस कर दिया गया। ओके, और फिर क्या हुआ? उसमें ब्रिटिश सोल्जर पकड़े गए 146, और 146 को फिर उन्होंने कालकोठरी में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और वो बेचारे सफोकेशन से मारे गए। कितने मारे गए? 123। बचा कौन उनमें से? होलवेल। होलवेल ने क्या इस पूरी घटना को क्या नाम दिया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस पूरी घटना को नाम दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी। कितने बच गए थे उसमें से? 23 सेव हुए थे बस, केवल, बाकी सब मारे गए थे, बाकी कोई नहीं बचा, सब मारे गए। ओके, तो इस तरह से ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। अब शुरुआत होती है प्लासी की। प्लासी के लिए तो ब्रिटिशर्स दिमाग लगा रहे थे कि इसको कैसे जीता जाए। ओके, तो अब देखिए आगे क्या होता है।
अब बात होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब ये प्लासी क्या है बेटा, ये बंगाल की एक जगह का नाम है। ये बंगाल में एक प्लेस है जहां पर लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां पर क्या होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल की जगह है। बक्सर भी वहीं की जगह है, बक्सर भी प्लासी की ही जगह है। ओके, तो देखो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, ये देखिए, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है और ये क्या नहीं है। ओके, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, ये हो गया। बोर्ड साफ होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये लो, ठीक है, हो गया साफ। अब शुरू करते हैं आगे, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अब प्लासी की जो लड़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट वार है, ठीक है। इस वॉर में आपको ये ध्यान होगा कि ये सबसे खतरनाक लड़ाई रहेगी इनकी, और इन्होंने ये मान लीजिए कि ये लड़ाई जो 23 जून को लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। प्लासी, प्लासी मतलब बंगाल, बंगाल, ये बंगाल की लड़ाई थी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। डेट क्या थी इसकी? डेट थी 23, क्या थी, 23 जून थी। इसकी डेट थी 23 जून, ठीक है, 23 जून। वो 20 जून की बात थी, ठीक है, लेकिन डेट बदल गई है 23 जून को, और 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई। इस डेट पे ये लड़ाई लड़ी गई। अब लड़ाई का रीजन तो आपको पहले ही पता है। एक तरफ तो कौन है, नवाब, एक तरफ कौन है, नवाब सिराजू, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, एक तरफ तो सिराजुद्दौला है। ओके, एक देखिए, ये तो एक पॉइंट बन गया, ये रहा। और इसका मेन मिलिट्री कमांडर, इसका मिलिट्री कमांडर, ठीक है, मिलिट्री कमांडर। ओके, अब वो कौन है, मेन मिलिट्री कमांडर जो है वो है मीर जाफर। उसका नाम है मीर जाफर। क्या नाम है, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, ये इसका मेन मिलिट्री कमांडर है। ओके, तो नवाब सिराजुद्दौला और उसका मेन मिलिट्री कमांडर, और इधर ब्रिटिशर्स की तरफ से, इधर ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश जो लड़ेंगे वो रॉबर्ट क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, और ये 1757 की बात, रॉबर्ट क्लाइव ये करता है कि पहले नवाब के बारे में जानने की कोशिश करता है थोड़ा सा, क्योंकि जब से 1857 का वो होलवेल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी, तो उसको टेंशन हो गई थी। तो उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया, इसको लालच दिया, मीर जाफर को, जो इसका मेन कमांडर है। ओके, इसकी एज थोड़ी ज्यादा है, इसकी एज थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो इसकी एज थोड़ी ज्यादा है, लगभग 80 के लगभग की एज का है। इसको इसने मिलाया अपने साथ कि भाई मुझे आप इसके बारे में, इनकी मिलिट्री तैयारी के बारे में मुझे बता दो थोड़ा सा, तो अगर आप मुझे बता दोगे तो जो आपको नया नवाब बना देंगे। इसको लालच दिया, ठीक है, इसको लालच दिया गया कि अगर आप हमें इंफॉर्मेशन, अगर आप हमें क्या दिया, इंफॉर्मेशन अगर आप हमें दे दें, ठीक है, तो आपको इसके बदले में न्यू नवाब हम बना देंगे, आपको बंगाल का न्यू नवाब बना दिया जाएगा। और भाई उसने लालच के मारे, भाई लालच किसको अच्छा नहीं लगता, भाई वो नया नवाब बनने वाला है, उसको लालच क्यों नहीं अच्छा लगेगा। उसने अंग्रेजों की बात मान ली और उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, रॉबर्ट क्लाइव को, ब्रिटिशर्स को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और फिर ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पहले से ही इनको पता था कि सिराजुद्दौला के पास क्या आर्मी है, कैसे क्या है, सब कुछ पता था, और इसमें सिराजुद्दौला हार गया। इस सिराजुद्दौला इस वॉर में पूरी तरह से हार जाता है और मार दिया जाता है, ठीक है। प्लासी की वार, ठीक है, प्लासी की वॉर में, वार ऑफ प्लासी, प्लासी वॉर में ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या थे, विनर, वो क्या थे, विनर थे, वो इसके विजेता रहे, विक्ट्री उनको मिली, उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद में जैसे कि प्रॉमिस हुआ था, नवाब बना दिया गया। किसको बना दिया गया, न्यू नवाब। अब न्यू नवाब कौन था, न्यू नवाब कौन था, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर एक नया नवाब था। ओके, मीर जाफर एक नया नवाब,
ठीक है, ऑफ बंगाल, बंगाल का नया नवाब था। ओके, इसको बना दिया गया। लेकिन ये मीर जाफर ज्यादा टाइम तक नवाब नहीं बन पाया। कब तक बन पाया? ये 1757 से लेकर और 1760 तक ही नवाब रहा, केवल 2-3 साल ही रहा। ठीक है, क्योंकि इसकी एज हो चुकी थी, ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। तो इसका फिर दामाद जो होते ना, जो जिनके साथ वो अपनी लड़की की शादी करते हैं, तो इसका दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, जो इसका दामाद था उसको ब्रिटिशर्स ने फिर बनाया। ठीक है, मतलब कि अब मीर जाफर की जगह ब्रिटिशर्स ने खुद डिप्यूट किया। किसे डिप्यूट किया? ठीक है, न्यू नवाब। ठीक है, न्यू नवाब। ओके, इसके बाद जाफर के बाद में, ठीक है, वो था मीर कासिम को नवाब बनाया गया, जो कि मीर जाफर का क्या है? दामाद है। ठीक है, तो 1757 प्लासी की वॉर से लेकर और 1760 तक तो मीर जाफर रहा नवाब के रूप में। और रॉबर्ट क्लाइव ने इससे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम चलवाया था कि टैक्स कलेक्शन करना, फॉरेन अफेयर, ड्यूल गवर्नमेंट इन्होंने की, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, प्लासी की वार के बाद ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम चला। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम चला। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो बंगाल का नया नवाब जो बना था मीर जाफर, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे लगाया और टैक्स कलेक्ट करने का काम खुद किया। फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशी मामले, अदर किसी कंट्री से जो भी प्रॉब्लम है वो सारी वो ब्रिटिशर्स खुद सोल्व करते थे और एडमिन का काम इसको दिया गया। अब ये क्या करेगा? एडमिन। ये क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। क्या करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा सिर्फ। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे? टैक्स कलेक्शन। ये क्या करेंगे? टैक्स कलेक्शन करेंगे और क्या करेंगे? फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स जो भी होंगे विदेशी मामले वो सब ये खुद देखेंगे। ठीक है, इस तरह की एक सिस्टम बना देगा जिसको क्या कहते हैं? ड्यूल गवर्नमेंट। आई थिंक आपको ड्यूल गवर्नमेंट समझ में आ गई होगी, क्योंकि किसके बीच चली थी? मीर जाफर के बीच। मीर जाफर को क्या बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेशन में, और खुद क्या बन गए? टैक्स कलेक्शन करने वाले दीवान बन गए। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि अब मीर जो न्यू नवाब जो कासिम है, ये अब नवाब बन गया, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो चुका है, 3 साल ही काम किया। अब इसके बाद ये करेगा काम कितने तक? 1760 से लेकर और 1764 तक। ये देखो, मतलब कि मीर जाफर के टाइम में ब्रिटिशर्स ने ड्यूल गवर्नमेंट की, और मीर कासिम जो नया आया है उसके टाइम में भी क्या किया गया? ड्यूल गवर्नमेंट की गई। और ये सब कौन करवा रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। किसके बाद हो रहा था? सिराजुद्दौला के बाद। एक बार दोबारा समझो इसी बात को, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई। वो होलवेल ट्रेजेडी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद में वार निश्चित थी, ब्रिटिशर्स को वार लड़नी थी। कब लड़ी गई? 23 जून को 1757 में वार लड़ी गई। कहां पर लड़ी गई? प्लासी की जगह पर। ये जगह का नाम है, कहां पर है? ये बंगाल में है। किसको लेसन सिखाएंगे? सिराजुद्दौला को। कौन सिखाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कहां से बुलाया गया? मद्रास से बुलाया गया। ओके, अब इसने क्या किया? मिलिट्री कमांडर को अपनी ओर मिला लिया। कौन है मिलिट्री कमांडर? मीर जाफर। ठीक है, इंफॉर्मेशन ले ली सारी, लालच दिया गया कि उसको न्यू नवाब बनाएंगे, तो उसने सारी इंफॉर्मेशन रॉबर्ट क्लाइव को दे दी। और उसके बाद ये वार हुई, और उस वार में कौन जीत गई? ब्रिटिशर्स, जैसे कि जीतना भी था। और उसने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला को मार दिया। सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड मतलब कि उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे कि प्रॉमिस किया मीर जाफर को बनाना पड़ेगा नया नवाब, तो बना दिया। तो फिर उसको बना दिया। कब तक रहा वो? सिर्फ 3 साल रहा, 1757 से 1760 के बीच में। क्यों रहा 3 साल? क्योंकि वो ओल्ड एज था, उससे काम नहीं हो पाता था, ज्यादातर बीमार रहता था वो। तो फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा नया नवाब, जो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। ये भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया, ऐसा नहीं कि मीर जाफर ने कहा था कि मेरे दामाद को बना दो, ऐसा नहीं हुआ था। उसने रिकमेंड नहीं किया था, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुद उसे बनाया था कि भाई ये इसका दामाद है, इसको बना देते हैं। तो उसको मीर कासिम को बनाया। वो 1760 से 1764 तक 4 साल वो नवाब का काम करता है। एक्चुअल में काम क्या था नवाबों का? एडमिनिस्ट्रेशन करना। ब्रिटिशर्स का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना और फॉरेन अफेयर्स, ये सारे काम करने। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज ड्यूल गवर्नमेंट,
तो सीधी सी बात बतानी है कि ये एक डबल सिस्टम था जिसमें ये लोग आपस में नवाबों से काम करवा लेते थे। अब होता क्या है कि मीर कासिम जो है ये चीटिंग करता है। जब वैसे तो ब्रिटिश ने बनाया इसको नवाब, लेकिन ये चीटिंग करता है। ये क्या करता है? चीटिंग। किसके साथ कर दी? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। जिसने बनाया उसी के साथ चीटिंग कर दी, और उसने अलग से कोई वेयर हाउस और गोडाउन वगैरह हथियारों के बनाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया। और इसीलिए फिर वार हुई, फिर दोबारा वार हुई। ओके, इसीलिए फिर बाद में अगले दिन, मतलब अगली बार जो है अक्टूबर में जो है एक बार फिर वार हुई 64 में। ठीक है, 22 अक्टूबर को फिर जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई। ठीक है, ये कब हुई? 22 अक्टूबर 1764 में। ये बक्सर कहाँ है? बंगाल में है। ये क्या है? बंगाल में है। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना कि ये बंगाल में ही है। ओके, ये बंगाल में ही है। ओके, तो देखो ये बक्सर की लड़ाई अब किसके बीच में है? मीर कासिम के बीच में है। ओके, और किसके बीच में है? दूसरा अपोनेंट कौन है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में है। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये वार हो रही है। ओके, इसके बीच में हो रही है। इस बार में कौन जीता? फिर से रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। ठीक है, ये विनर रहे और मीर कासिम भाग गया। वो बाद में वो पकड़ा गया था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये भाग गया, यहां से मारा नहीं गया, भाग गया। और फिर करीबन ये मान के चलो कि 1764 के बाद 1775 में उसे मारा गया। 11 साल के बाद उसको मारा, ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, उसको मार दिया। फिर वो भाग गया, यहां से छोड़ छाड़ के भाग गया, उसको डर लगा बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर वो भाग गया और यहां पर 1764 में अब डायरेक्ट कंट्रोल रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया। अब वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता है, डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, और डायरेक्ट कंट्रोल लेने के बाद उसको 1764 में ही क्या बनाया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल। अब कौन है गवर्नर? क्योंकि भाई बंगाल जीत लिया इसने। अब अगर बंगाल जीतेगा रॉबर्ट क्लाइव तो भैया यहाँ का गवर्नर बनना निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। वो बन गया यहाँ का गवर्नर। इसलिए मैंने कहा था कि वो 1764 में गवर्नर बनेगा। ठीक है, ओके, तो वो गवर्नर बन गया। ठीक है, गवर्नर बन जाता है। ओके, ये देखिए। ठीक है भाई, तो वो गवर्नर बन जाता है। ओके, फिर उसके बाद में जैसे कि प्लासी वार खत्म हुई, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने फिर से उसे बनाया। एक कमाल की बात और बताऊं मैं आपको, जैसे ये बक्सर की वार खत्म हुई और प्लासी खत्म हुई, फिर से मीर जाफर को बनाया गया। वो बूढ़ा आदमी बेचारा फिर से बनेगा, वो फिर से उसे बनाया जाएगा नया नवाब। अब नया नवाब कौन? न्यू नवाब मीर जाफर। फिर से आ गया बेचारा वो मीर जाफर। ठीक है, उसको फिर बनाया गया। लेकिन एक ही साल के बाद उसकी डेथ हो गई। मीर जाफर की डेथ हो गई अगले ही साल, 65 में डेथ हो गई उसकी। ठीक है, 1765 में उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई 1765 में। वो केवल एक साल तक ही रूलर बन पाया, एडमिन कर पाया, और उसकी डेथ हो गई 1765 में, उसकी डेथ हो गई। और फिर एक और रहा था, एक नवाब और बनाया टेम्परेरी इन्होंने, 2-3-4 महीने के लिए एक और नवाब बनाया, मुबारकदुल्ला। वो आखिरी नवाब जो बंगाल का था वो मुबारकदुल्ला था। क्या नाम था उसका? मुबारकदुल्ला। उसके बाद कोई नवाब नहीं हुए, तो लास्ट नवाब कौन था? मुबारकदुल्ला। ये लास्ट रहा था, लास्ट 65 में ये रहा था, 65 में ही 1765 तक ही रहा था। ओके, उसके बाद में मुबारकदुल्ला के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे शानदार पॉइंट, मुबारकदुल्ला के बाद सबसे बेहतरीन जो पॉइंट होगा वो ये कि अब कंपनी ड्यूल गवर्नमेंट को एंड करके सारा सिस्टम अपने पास ले लेगी, ड्यूल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेगी पूरी तरह से। मतलब अब ड्यूल गवर्नमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, बस वो सारा कंट्रोल अपने आप ले लेंगे। और वो कंट्रोल
जो उनको पूरी तरह से मुगलों की तरफ से मिला, उसे मुगलों की तरफ से मिला, ठीक है, और वो था 1765 का टोटल कंट्रोल। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में उनको दीवानी राइट मिला। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से मैं राउंड कर रहा हूं। ये जो मैंने राउंड कर दिया बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1765 में 12 अगस्त को इनको टोटल ऑल एंड ऑल पावर मिल गई बंगाल में, सबसे बड़ी पावर जो कि दीवानी राइट होता है। इसको क्या कहेंगे? दीवानी राइट। दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को यहां पर मिल चुका था मुगल किंग से। अब वो बंगाल के अंदर खुल के टैक्स कलेक्ट करेंगे, खुलकर टैक्स कलेक्ट करेंगे। मुगल बादशाहों से, मुगल लास्ट पावरफुल मुगल से उन्होंने क्या करवा लिया? दीवानी राइट लिखवा लिया। मतलब कि वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए फाइनल हकदार बन गए बंगाल के, और इस तरह बंगाल को खा लिया गया, रसगुल्ला हजम कर लिया गया। समझ आया? बंगाल का टारगेट किया, रसगुल्ले का दिमाग बनाया और रसगुल्ले का रस भी पी गए। हो सकता है बच्चे चाशनी भी पी गए हो, ये भी नहीं पता कि आसपास के एरिया भी समेट लिए हो। बंगाल को पूरा का पूरा वो खा गए। ठीक है, ये कहानी थी बंगाल की। ठीक है भाई, आज हम इतना ही करेंगे। बंगाल की कहानी आज कंप्लीट हुई। बक्सर की वार, प्लासी की वार हमने बहुत अच्छे से समझी है। आई थिंक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी समस्या आती है बार बार, तो इस वीडियो को देखो बार बार और शेयर एंड लाइक करो। ठीक है, और मुझे याद करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।